नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय शक्ति में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? आज हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम नज़दीक है और बीपीएससी में लगभग 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो हमारी साइंस वाली सीरीज तो चलती रहेगी, मैंने सोचा कि हिस्ट्री भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिलेबस क्या है, कहाँ से किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको एक छोटा 10-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसको अपलोड भी कर दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर नहीं उसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। एंशिएंट भी पढ़ाऊँगा, मिडिवल भी पढ़ाऊँगा और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के एग्जाम में पूछी जाती है सिविल सर्विस में। ठीक है, आज यहाँ पर हम पहले आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पीटी में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो और चाहे एसएससी हो, आरओ हो या कोई अन्य वनडे एग्जाम हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में यह चल रहा हो कि सिर्फ इसको पढ़ लेने से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जी नहीं, इसके बाद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका डिस्कशन भी मैं आपके साथ करूंगा। यानी कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज आएगी हिस्ट्री की, तो उसको आप जरूर देखिएगा। वहां पर जब मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो पूरा उसका एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है ना, तब जाकर के आपका पूरा होगा। ये तो आप देखिए ही देखिए, इसके साथ उसको भी आप देखिएगा, तब आपका सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। वो चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन हो या अन्य कोई वनडे एग्जाम का क्वेश्चन हो, तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप क्वेश्चन वाली सीरीज देखेंगे तब। रही बात मेंस के क्वेश्चन की, तो मेंस का क्वेश्चन भी यार देखो, ईमानदारी से बताऊं, कोचिंग में भी लोग पढ़ा देते हैं, सिर्फ उतना पढ़ा देने से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब उस पर बेस्ड मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया जाए। 200-400 क्वेश्चन, जैसे अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कम से कम 500 क्वेश्चन की एनालिसिस करवाई जाए। मान लिया जैसे अब अभी ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत की क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो इस पर बेस्ड कम से कम 10 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करवाया जाए। ये तो पता ही हो, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो मेन चीज है जो अभी मैं यहां पर पढ़ाऊंगा। सारी चीज जो मैं यहां पर पढ़ाऊं, इसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएं और क्वेश्चन सिर्फ लिख ना दिया जाए कि इसका आंसर ये है, सारे डायमेंशन को उसका खोला जाए। मतलब मेरा यह कहने का मतलब है कि उसका बृहद एनालिसिस करवाई जाए, तब जाकर के आप मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझे? तो आपको समझ में आ गया मैटर? ये तो आप देखिए ही देखिए। इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा उसकी अलग सीरीज होगी, वीडियो ही बनाऊंगा लेकिन उसका अलग वीडियो होगा, चाहे पीटी हो और चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, उसको आप देखिएगा, तब जाकर के पूरी तैयारी आपकी हो पाएगी, सिर्फ इससे नहीं हो पाएगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, इसके साथ एक किताब भी आपको फॉलो करनी है। एकदम क्लियर बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, कोई चिकनी चुपड़ी नहीं कि कोचिंग वाले कह देते भैया सिर्फ इतना पढ़ लो इसी में से आ जाएगा। नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा, इतना पढ़ लेने से नहीं आएगा। कोचिंग वाले बेवकूफ बनाते हैं आपको। अगर वो कह रहे हैं सिर्फ इतना पढ़ लेने से आ जाएगा, नहीं आएगा। इसके साथ आप एक किताब जरूर लगाइए, और ज्यादा मत लगाइए, सिर्फ एक किताब लगाइए। अभी आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए। जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो इसकी एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। पहले इसको पढ़िए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पूरी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर पीटी और मेंस का जो क्वेश्चन डिस्कस करवाया जाएगा उसको आप लगा लीजिएगा, तब जाकर के आप तैयारी
पूरी होगी। और अभी मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। जब आपको एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, तब आप चाहिएगा तो एक किताब और उठा लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी रखिए। अगर आपका जीएस पोर्शन के हिसाब से आप इसको पढ़ रहे हैं तो, अगर ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ रहे हो तब तो उसका अलग बात है। मुझे लगता है कि ऑप्शनल के हिसाब से इतना ये फिट भी नहीं पड़ेगा ये वीडियो, ये सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जीएस के लिए एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए, ये वीडियो देखिए और प्रीलिम और मेंस का क्वेश्चन जब डिस्कस करवाया जाएगा उसको देख लीजिएगा। किताब बिल्कुल मत चेंज कीजिए, उसी एनसीईआरटी को 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए पहले इसको। अच्छा एक चीज और बता दूं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा जब तक आप इसको नहीं देखेंगे। पहले इसको यहां समझ लीजिए फिर एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। मतलब आज क्या, आज से शुरू कर रहे हैं और जो भी 30-35 दिन चलेगा, हो सकता है पहले ही खत्म हो जाए, 30-35 दिन ना लगे। हाँ, तो क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसमें हम कब से कब तक का इतिहास पढ़ेंगे, कब से कब तक का हम पढ़ेंगे, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा। मार्कर की स्याही बाहर आ गई है इसलिए दिक्कत हो रही। चलिए, आधुनिक भारत का देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे 1757 से लेकर के 1947 तक का इतिहास हम पढ़ेंगे और भारत का इतिहास पढ़ेंगे। कब से कब तक का, 1757 से 1947 तक का। आपके दिमाग में यह रहा होगा कि सर ये 1757 से क्यों पढ़ेंगे। देखिए, उसका एक कारण है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और तभी से माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण करना शुरू किया। अंग्रेजों की भारत पर नियंत्रण की पहली शुरुआत प्लासी के युद्ध से होती है, यानी 1757 से होती है। इसलिए हम यहां पर 1757 से पढ़ेंगे और 1947 तक पढ़ेंगे क्योंकि 1947 में ही देश आजाद हुआ। चर्चा इसके पहले की भी होगी, 1757 के पहले की भी हल्की फुल्की चर्चा यहां पर होगी, लेकिन जो डिटेल एनालिसिस होगा वो 1757 से होगा। उसका एक कारण भी है, 1757 के पहले का इतिहास हम अपना मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर कवर हो जाएगा, समझे। चलिए, समझिए कब से कब तक का, यहां से यहां तक का। चलिए, हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। आप मुझे यह बताइए, इतिहास किसे कहते हैं, किसे कहते हैं इतिहास। कोई पूछ सकता है ना कि भैया ये बताओ इतिहास किसे कहते हैं। चलिए, इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इति धन हास। दरअसल ये हास नहीं है, ये है ह्रास। ह्रास, हा में रा लगा हुआ है, लेकिन अब चूंकि ह्रास कहने में दिक्कत हो रही थी तो लोग इसको हास कहने लगे, ह्रास ना कह के हास कहने लगे। जबकि सच्चाई यह है कि यह हास नहीं है, यह ह्रास है। इति ह्रास, इति का मतलब इस प्रकार और ह्रास का मतलब पतन, यानी इतिहास का मतलब हुआ इस प्रकार पतन हुआ। इतिहास का क्या मतलब निकला, इति ह्रास। इति का मतलब इस प्रकार और ह्रास का मतलब पतन, यानी इस प्रकार पतन हुआ। अच्छा ये बताइए, पतन किसका होगा। पतन उसी का तो होगा जिसका कभी ना कभी उत्थान हुआ होगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे घर में गरीबी आ गई है, तो यानी ये बात साबित करती है कि कभी ना कभी मेरे घर में अमीरी थी, अमीरी थी तभी तो गरीबी आ गई। उसी प्रकार वहां पर पतन हुआ। जब हम कहते हैं इस प्रकार पतन हुआ तो ये कहने में ये बात छिपी हुई है कि उत्थान भी हुआ था।
उत्थान भी हुआ था तभी पतन हुआ। यानी कह सकते हैं कि मतलब निकला कि इस प्रकार उत्थान हुआ था, इस प्रकार पतन हुआ। इतिहास का क्या मतलब निकला? इस प्रकार उत्थान हुआ था, इस प्रकार पतन हुआ। उत्थान होना अपने आप में छिपा हुआ है। जब हम कहते हैं कि इस प्रकार पतन हुआ, तो इसमें यह बात अंतर्निहित है कि कभी न कभी उत्थान भी हुआ था। यानी कि उत्थान और पतन की यही कहानी इतिहास कहलाती है। इतिहास का क्या मतलब है? उत्थान और पतन की कहानी को हम इतिहास कहते हैं। और आप देख लीजिए, आप कोई भी इतिहास पढ़िए, चाहे भारत का इतिहास पढ़िए या दुनिया के किसी भी देश का इतिहास पढ़िए, उसमें आपको एक ही चीज पढ़ने को मिलेगा कि इस प्रकार उत्थान हुआ, इस प्रकार पतन हो गया। मुगलों का इस प्रकार उत्थान हुआ, मुगलों का इस प्रकार पतन हो गया। मराठों का इस प्रकार उत्थान हुआ, मराठों का इस प्रकार पतन हो गया। यही पढ़ने को आपको मिलेगा। अंग्रेजों का उत्थान ऐसे हुआ, फिर अंग्रेजों का ऐसे पतन हो गया। इसके सिवा आपको इतिहास में कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यही पढ़ने को मिलेगा। आप किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, किसी वंश के बारे में पढ़ेंगे, यही मिलेगा कि फला वंश का उत्थान ऐसे हुआ, फिर फला वंश का ऐसे पतन हो गया, फला व्यक्ति का ऐसे उत्थान हुआ, फिर फला व्यक्ति का ऐसे पतन हो गया। यानी कहने का मतलब कि इतिहास का क्या मतलब है? इतिहास का मतलब है उत्थान और पतन की कहानी। हमको पढ़ना कब से कब तक का इतिहास है? हमको पढ़ना है 1757 से लेकर के 1947 तक का इतिहास। यानी कि हमको 1757 से लेकर के 1947 तक के उत्थान और पतन की कहानी यहां पढ़नी है। और ये उत्थान और पतन की कहानी किस देश की पढ़नी है? भारत की पढ़नी है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि हमको भारत का इतिहास पढ़ना। यानी कुछ नहीं, हमको करना क्या है, हमको जो है 1757 से लेकर के 1947 के बीच भारत में किसका उत्थान हुआ, किसका पतन हुआ, उत्थान हुआ तो कैसे हुआ, पतन हुआ तो कैसे हुआ, उत्थान हुआ तो क्यों हुआ, पतन हुआ तो क्यों हुआ, यही सारी चीज हमको पढ़नी है इस टाइम ड्यूरेशन की, लगभग 200 साल की। समझे? यही है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, चलिए, क्लियर हो गया इतिहास क्या है। चलिए आगे, आप मुझे ये बताइए, ये लगभग 200 साल का हम पढ़ेंगे। अभी मैं यहां लिख दिया हूं 1757, लेकिन थोड़ा सा पहले की भी चर्चा यहां पर होगी। चलिए, तो 200 साल का इतिहास है, हम यहां पर भी पढ़ेंगे तो लगभग 25-30 क्लास तो लग ही जाएगी। अगर आपसे कोई कहे कि भैया 2-3 मिनट में हमको बताओ कि पूरी कहानी है क्या, निचोड़ हमको बता दो कि ये जो 200 सालों का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हो, इसका निचोड़ बता दो, हमको कुछ नहीं पता कि आधुनिक भारत का इतिहास क्या है। यद्यपि मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी आदमी हो, कोई भी इंडियन हो, उसको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। लेकिन मान लिया कोई आ गया आपके पास और बोला कि भाई हमको 2 मिनट में बताओ कि ये क्या है 200 सालों का इतिहास, तो चलिए आप उसको 2-3 मिनट में बता दीजिएगा कैसे। और यहां पर थोड़ा सा समझ भी लेते, आपको भी एक ओवरव्यू बन जाएगा। 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे। यह है भारत, समझे? भारत में तमाम विदेशी कंपनियां आती हैं व्यापार करने के लिए। ब्रिटिश भी आती है, फ्रांसीसी कंपनी भी आती है, डच कंपनी भी आती है, पुर्तगाली कंपनी भी आती है। ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। व्यापार का क्या मतलब होता है? व्यापार का मतलब होता है यहां से सामान खरीदेंगे और जाकर के अपने देश में बेचेंगे।
या अपने देश का सामान ला करके यहां बेचेंगे। व्यापार का यही मतलब होता है, यहां से सामान खरीद कर किसी दूसरे देश में बेचना या दूसरे देश से खरीद करके यहां बेचना, यही इनका काम था व्यापार का। चलिए, तो हुआ क्या, मान लिया अभी ये 10 रुपए का सामान खरीदती थी और अपने देश में जा करके 12 रुपए का बेचते थे। इनको 2 रुपए का प्रॉफिट होता था। ये इनका चलता रहा। कुछ समय बाद इनके अंदर लालच बढ़ गई। इनको लगा कि अगर इस देश पर कब्जा कर लिया जाए तो ये जो हम 10 रुपया दे रहे हैं ये नहीं देना पड़ेगा। भाई जब हम कब्जा कर लेंगे तब तो पूरा का पूरा वो हमारा हो गया ना, अब हमको 10 रुपए देने की क्या जरूरत है, अब तो हमारा हो गया। चलिए, तो जब ये इनके अंदर लालच बढ़ गई तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पूरे देश पर हम कब्जा कर लेते हैं ताकि हमको 10 रुपया ना देना पड़े, और जब 10 रुपया नहीं देना पड़ेगा तो पूरा हमको 12 रुपया का प्रॉफिट होगा। क्योंकि भाई कंपनी है, कंपनी का काम क्या है, अधिक से अधिक फायदा कमाना। तो उसने दिमाग लगाया, यहां की परिस्थिति देख करके उनको लगा हाँ यहां पर कब्जा किया जा सकता है। चलिए, अब होगा क्या कि ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये भी चाहेगी, ये चाहेगी कि पूरे देश पर मेरा कब्जा हो जाए। फ्रांसीसी कंपनी चाहेगी कि पूरे भारत पर मेरा कब्जा हो जाए। पुर्तगाली कंपनी चाहेगी कि पूरे भारत पर मेरा कब्जा हो जाए। डच कंपनी चाहेगी कि पूरे भारत पर मेरा कब्जा हो जाए। ये जो भी बाहरी कंपनियां हैं ये सब चाहेंगी, सबके मन में ये होगा कि पूरे भारत पर सिर्फ मेरा कब्जा हो। ये चाहेगी कि सिर्फ मेरा हो, बाकी किसी का ना हो। ये भी चाहेगी कि सिर्फ मेरा हो, बाकी किसी का ना हो। तो होगा क्या, इनमें आपस में संघर्ष होगा। भाई सबके अंदर लालच है कि सिर्फ मेरा रहे, किसी का और ना हो, तो इनमें आपस में संघर्ष हो जाएगा। और जब आपस में संघर्ष होगा तो अंतोगत्वा जो ब्रिटिश कंपनी होगी वो जीत जाएगी। जब वो जीत जाएगी तो इन बाकी कंपनियों को बाहर कर देगी। क्या कर देगी? बाहर कर देगी, और सर्वे सर्वा ब्रिटिश कंपनी हो जाएगी। अब ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी, उन्होंने बाहरी मतलब जो बाहर से यूरोप से अन्य कंपनियां थी उनको तो बाहर कर दिया। अब वो यहां पर भारत पर नियंत्रण करेगी, सारी कूटनीति रचेगी कि कैसे भारत पर नियंत्रण किया जाए। और एक समय ऐसा आएगा कि भारत को नियंत्रण में ले लेगी, भारत पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो जाएगा। जब भारत पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो जाएगा तो ब्रिटिश कंपनी अधिकाधिक शोषण भारत का करेगी। आगे सब आपको पता चलेगा। जब अधिक से अधिक शोषण करेगी भारत का तो यहां के जो मूल लोग हैं भारत में रहने वाले, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि यार ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं, ये तो बाहरी लोग हैं, ये तो ब्रिटेन से आए हैं। जब उनको ये बात समझ में आ जाएगी तो उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी, और जब राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी तो ये भारतीय एक आंदोलन खड़ा करेंगे। एट लास्ट वो आंदोलन सफल होगा और अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को यहां से भागना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा। कब? 1947 में। और जब अंग्रेज 1947 में इस देश को छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कहेंगे कि भारत आजाद हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। यही कहानी है। ठीक, चलिए, यह तो रहा एक ओवरव्यू। अक्सर आपके दिमाग में ये बात आती होगी, अभी इस पर फोकस मत कीजिए, ये जो लिख दिया है, ठीक ना, अभी इसको मैं बता रहा हूं। अक्सर आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि कैसे चंद मुट्ठी भर लोग बाहर से आए और हमारे देश को अपना गुलाम बना लिए। कैसे ये संभव था कि कुछ बाहर से कुछ लोग आते हैं, कोई कंपनी आती है और इतने बड़े देश को गुलाम बना लेती है, 200 साल तक यहां पर राज करती है, जो चाहती है वो करती है। आपके दिमाग में ये आता होगा ना
जैसे अभी हम कहें कि चलिए चलते हैं, 100-200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग चलें और अमेरिका पर कब्जा कर लें, संभव है क्या? नहीं संभव है ना। लेकिन यही हुआ था, कुछ बाहरी लोग आए और पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। तो ऐसा हुआ कैसे? वो कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से चंद मुट्ठी भर लोग आते हैं और इतने बड़े देश को अपना गुलाम बना लेते हैं? यही था ये सब जो यहां लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। यानी हमको पढ़ना है कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियां उस समय की क्या थी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये जो स्थिति थी उस समय भारत की, उस स्थिति में तो गुलाम बनाया जा सकता था और वही उन्होंने किया, गुलाम बना लिया। समझे? तो हम पढ़ते हैं कि 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। मुझे कब से कब तक का पढ़ना है? 1757 का। और 1757 का मतलब क्या होता है? 18वीं सदी। यही तो होता है 1757 का मतलब। भाई 18वीं सदी का मतलब क्या है कि 1700 से लेकर के 1799 का जो पीरियड है उसको बोला जाता है 18वीं सदी। और हमको 1757 से पढ़ना है, यानी हम 18वीं सदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, तब हमको बात समझ में आएगी। समझे? चलिए देखें तो कि जिस समय नियंत्रण की शुरुआत हुई उस समय भारत की स्थिति क्या थी, वो कौन सी परिस्थिति थी भारत की जिसकी वजह से भारत गुलाम हो गया और 200 वर्षों तक गुलाम रहा। देखें तो चलिए, तो हमको पढ़ना है कि 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। चलिए यहां देखिए, सारा पॉइंट समझाऊंगा। देखिए इसको पहले इसलिए लिख दिया है कि कुछ लोग मैं जब फिजिक्स वाली अपनी सीरीज चालू किया था, या फिजिक्स वाली जो सीरीज मैंने शुरू की हुई है अभी, उसमें मैं ऐसे नहीं लिखता था। उसमें मैं पढ़ाता जाता था, लिखता जाता था, लेकिन उसमें होता क्या था कि जब ये बार बार मिटाना पड़ता था तो समय बहुत लॉस होता था। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर पहले से ही लिख दिया कीजिए और उसी को समझा दिया कीजिए तो हमको बढ़िया रहेगा। और इसमें एक चीज और आसानी है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सिनॉप्सिस बनी हुई है और आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, और मैंने ये भी देखा था कि रोमन सैनी, वही अनअकैडमी के मालिक, अनअकैडमी जानते हैं ना, हाँ वही अनअकैडमी कंपनी, 12,000 करोड़ की कंपनी, 2015-16 में रोमन सैनी ऐसे ही पढ़ा रहे थे। 2015-16 में रोमन सैनी इतने बड़े आदमी नहीं थे, 12,000 करोड़ के आदमी नहीं थे। वो कमरे में बैठ करके लैपटॉप पे ऐसी सिनॉप्सिस बना करके अकेले पढ़ाते थे। तो मैंने कहा कि अगर रोमन सैनी जैसा व्यक्ति सिनॉप्सिस से पढ़ा रहा है तो मुझे पढ़ाने में क्या दिक्कत है, मैं भी पढ़ाता हूं वैसे, भाई लोगों को पसंद आएगा। चलिए तो हमको पढ़ना है कि 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। चलिए, पहला इसमें लिखा है कि मुगलों का पतन और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित। चलिए इसका मतलब समझ। मान लीजिए यह है भारत, आपको पता है कि अंग्रेजों के आने से पहले, या यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों के नियंत्रण से पहले भारत पर मुगलों का शासन था। यहां पर एक होता था सम्राट, और इस सम्राट का पूरे भारत पर नियंत्रण होता था। जैसे आज प्रधानमंत्री का पूरे भारत पर नियंत्रण है, वैसे मुगलों के टाइम में यहां पर एक सम्राट बैठता था और उस सम्राट का लगभग पूरे भारत पर नियंत्रण होता था। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं लगभग पूरे भारत पर कंट्रोल होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे भारत पे कंट्रोल होता, यानी कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर उसका कंट्रोल नहीं था, लेकिन ज्यादातर हिस्सों पर इसका कंट्रोल होता था इस मुगल सम्राट का। लेकिन ये स्थिति कब तक थी? ये स्थिति लगभग 1707 तक थी। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। औरंगजेब, जब तक औरंगजेब था
तब तक ये स्थिति थी कि मुगल सम्राट का पूरे उस पे कंट्रोल रहता था भारत के ज्यादातर हिस्सों पर। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मौत हो जाती है तो औरंगजेब के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो उतने शक्तिशाली नहीं होते, वो कमजोर होते हैं। और जब यहां पर सम्राट कमजोर हो जाएगा तो क्षेत्रीय शक्तियां उभार मारने लगेंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी। इसने कहा कि मैं स्वतंत्र हो गया, इस वाले एरिया ने कहा कि मैं स्वतंत्र हो गया, इस वाले एरिया ने कहा कि मैं स्वतंत्र हो गया, इस वाले एरिया ने कहा कि मैं स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गया मतलब अब उस सम्राट के कंट्रोल में नहीं हैं, अब वो अपनी मनमर्जी करेंगे, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। समझे? 1707 तक तो ठीक था जब तक औरंगजेब था, क्योंकि औरंगजेब बहुत शक्तिशाली था। लेकिन उसके बाद जो अन्य उत्तराधिकारी उसके आते हैं वो उतने शक्तिशाली नहीं हैं। और स्वाभाविक है जब वो शक्तिशाली नहीं होंगे तो ये लोग क्या करेंगे, इनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक, 1707 के। और होता क्या है, लगभग आप ये समझिए कि 1750 तक आते आते स्थिति बहुत दर्दनाक हो जाती है। इस मुगल सम्राट का नियंत्रण, जहां एक समय था कि लगभग पूरे भारत पर, भारत के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कंट्रोल था, 1750 तक आते आते दिल्ली और उसके आसपास ही इसका कंट्रोल रह गया। बहुत छोटे एरिया पर इस मुगल सम्राट का कंट्रोल रह गया, बाकी सारे जगहों पर क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इतनी बुरी स्थिति आ गई। कहां एक समय था कि लगभग पूरे भारत पर, भारत के ज्यादातर हिस्सों पर इसका कंट्रोल है मुगल सम्राट का, लेकिन 1750 तक आते आते स्थिति क्या हो गई कि सिर्फ दिल्ली तक, और आगे चलेंगे दिल्ली भी छिन जाएगा इससे, सम्राट से। समझे? यह है स्थिति सम्राट की। सम्राट का मतलब प्रधानमंत्री, समझे? चले, तो वही ये कह रहा है कि मुगलों का पतन और भारत में भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित, ये सम्राट का पतन हो गया और भारत क्या हो गया, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, क्या हो गया, सब जगह क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र हो गई। चलिए, तो ये देखिए बंगाल का जो एरिया था वो स्वतंत्र हो गया। बंगाल जब मैं आपसे कहूं तो आप समझिएगा, इसमें पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये एरिया लगभग आएगा। जब मैं कभी आपसे बंगाल नाम लूं तो आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि ये जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है उस समय बात हो रही है, 1757 की बात हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है। समझे? तो उस समय क्या था बंगाल के अंतर्गत, ये पश्चिम बंगाल था, जो बांग्लादेश था वो वाला भी एरिया था, आपका बिहार भी था, उड़ीसा भी था। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, आप लिख भी लीजिएगा इसको, ठीक ना। तो बंगाल में क्या, नवाब का शासन, ठीक। अब ये बंगाल स्वतंत्र हो गया और यहां पर नवाब का शासन है, ठीक। चलिए, पंजाब ये भी स्वतंत्र हो गया। पंजाब जब मैं आपसे कहूं तो आप समझिएगा कि इसमें बात हो रही है जो वर्तमान समय में भारत का पंजाब है, पाकिस्तान के अंतर्गत जो पंजाब है, और कुछ हिमाचल का क्षेत्र, ये है उस समय पंजाब में सिखों का शासन। आगे चल करके पंजाब पर रणजीत सिंह का शासन आएगा, रणजीत सिंह शासन करेंगे और आप देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि रणजीत सिंह बहुत कुशल प्रशासक थे, ठीक। तो पंजाब में सिख आ जाएंगे। अवध पता है ना आपको, उत्तर प्रदेश में एक एरिया है, उसको आज भी अवध बोला जाता है, तो वही अवध में किसका शासन है, नवाब का शासन है। ये सारे लोग सम्राट से स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके हैं। अच्छा,
दो चीज होता है। किताब में आप पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कुछ स्वतंत्र हो गए, कुछ अर्ध स्वतंत्र हो गए। तो अर्ध स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि उन्होंने सीधा सीधा बोला नहीं कि हम आपसे स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी वो जो काम करते थे लगभग उस स्वतंत्र की भांति ही करते थे, अपनी मनमर्जी करते थे, लेकिन एकदम सीधा नहीं अनाउंस कर दिया कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे सम्राट साहब, हम तुमसे एकदम स्वतंत्र हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे कट्टर टाइप को बोल दिए कि हम तुमसे स्वतंत्र हैं, जो मन में आए कर लो। करेगा क्या, सम्राट तो कमजोर है, कुछ कर ही नहीं पाएगा, समझे। तो अर्ध स्वतंत्र स्वतंत्र में ये अंतर है थोड़ा सा। कुछ लोग होते थे अपना कि चलो टैक्स भेज दे रहे हैं, बाकी जैसे ये बंगाल वाला था, बंगाल ने कहा कि सम्राट को टैक्स वैक्स भेज देता था अपना, लेकिन बाकी काम ये अपना मनमर्जी ही करता था, इस पर कोई कंट्रोल नहीं था बहुत ज्यादा सम्राट का। और कुछ लोग ऐसे थे जो टैक्स भी नहीं भेजा करते थे, वो पूरा अपना मनमर्जी किया करते थे। तो जो पूरी मनमर्जी किया करते थे उनको स्वतंत्र, और जो कुछ अपना थोड़ा लिहाज किया करते थे उनको अर्ध स्वतंत्र। ठीक, तो कुछ स्वतंत्र हो गए, कुछ अर्ध स्वतंत्र हो गए। ठीक, तो बंगाल में किसका शासन है अब? नवाब का। पंजाब में सिखों का, अवध में नवाब का। अफगानों और जाटों के राज, ये आप जब पश्चिम यूपी वाला एरिया आप देखेंगे तो वहां पर इनका राज होगा, अफगानों और जाटों का। कहां पर? पश्चिम यूपी वाला आप जब क्षेत्र देखेंगे। इसीलिए आज भी आप देखिएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बहुत ज्यादा है। ये अफगान का राज्य कैसे है, तो अभी वहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा अहमद शाह अब्दाली के बारे में, तब आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक ना। अहमद शाह अब्दाली दरअसल अफगानिस्तान का ही था। चलिए, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अफगानों और जाटों का राज्य हो जाएगा। राजपूत राज्य, ये राजपूत राज्य जब आपसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए भूमिका, ताकि आगे पढ़ने में आसानी है। जब कभी राजपूत राज्य कहा जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि राजस्थान वाले एरिया की बात कही जा रही है। ये जो राजपूत राज्य था ये कई भागों में बटा हुआ था, जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, आमेर हो गया। तो ये जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है, इन सबको राजपूत राज्य के नाम से जाना जाता है। वही जो राजस्थान वाला एरिया है। ठीक, मराठों के राज्य, इसके अंतर्गत कौन आएगा? अब पश्चिम हिस्सा आप देखिएगा मैप में, जहां पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपका उत्तरी कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, ये वाला जो एरिया है वो मराठों के अंतर्गत था। और मराठे बहुत कट्टर थे और शक्तिशाली भी थे, समझे। ये मुगलों के समय, मुगलों की भी इन पर नहीं चलती थी, कुल मिला के आप जान लीजिए, ये बहुत पावरफुल थे। जब मुगलों का पतन हुआ तो ऐसा माना जाता था कि अब पूरे देश पर मराठों का कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि वो स्थिति नहीं बनी, अंग्रेज आ गए और कहीं ना कहीं वो स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन इतने पावरफुल थे, समझ लीजिए कि लोग ये था कि जैसे मुगलों का पतन होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे भारत पे मराठों का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मराठे नॉर्मल आदमी नहीं थे, आप समझ लीजिएगा, समझे। लेकिन अभी आप देखिएगा कि मराठे भी कहीं ना कहीं भीगी बिल्ली बन जाएंगे अंग्रेजों के सामने। अंग्रेज सबको सीधा कर देंगे। पहले वो फ्रांसीसियों को सीधा किए, अपने मतलब यूरोपीय कंपनियों को सीधा किए, फ्रांस वालों को, पुर्तगाल को, डच को, उनको साइड लगाए, और फिर यहाँ वाले जो ये नवाब हैं, निजाम हैं, मराठे हैं, इनको साइड लगाएंगे। और सबको साइड लगा के सर्वे सर्वा हो करके अब खुलेआम शोषण करेंगे हिंदुस्तान का, खुलेआम आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, हर तरीके का शोषण करेंगे, समझे। चलिए, तो मराठा समझ गए किस एरिया में थे, वही आपका एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तरी कर्नाटक है, ये वाला एरिया। सिंध, सिंध का एरिया आप जान रहे हैं किसको कहते हैं? सिंध का एरिया, सिंध वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंतर्गत यह आता है। सिंध, पाकिस्तान में एक स्टेट भी है सिंध, तो उसी सिंध से इसको आप समझिए। ठीक, सिंध। यहां पर किसका शासन था? नवाब का शासन। चलिए,
अब आप ये वाले देख लीजिए, बाकी सब तो आपको मैं बता ही चुका, बंगाल वाला बता चुका, पंजाब बता चुका, अवध का एरिया बता चुका, अफगान जाट बता चुका, राजपूत बचा, मराठा सिंध बता चुका। दक्षिण भारत में आप देखिएगा कि यहां पर भी कई स्टेट हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, चाहे वो हैदराबाद हो, मैसूर हो, कर्नाटक हो, केरल हो इन सब ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी इन एरिया पर अब इनका नियंत्रण है। हैदराबाद में किसका शासन है? निजाम का। ठीक। और मैसूर में इस समय किसका शासन है? आपने सुना होगा हैदर अली और टीपू के बारे में, तो मैसूर में ये लोग शासन कर रहे हैं। यह 18वीं सदी की बात हो रही है, हैदर अली और टीपू। ठीक, चलिए। कर्नाटक में नवाब का शासन है। याद रखिएगा, मैसूर अलग था और कर्नाटक अलग था उस समय। मैसूर अलग स्टेट था और कर्नाटक अलग था। मैसूर में हैदर अली और टीपू शासन कर रहे थे और कर्नाटक में नवाब शासन कर रहा था। केरल, ये जो केरल था ये भी छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। समझ, ये साउथ इंडिया के स्टेट हैं। ये हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है, केरल है, ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं और यहां पर ये लोग अपना राज कर रहे हैं। ये है पूरी राजनीतिक स्थिति उस समय जब मुगलों का पतन हो गया, तो ये है। ठीक, अच्छा याद रखिए, मैं यहां पर बार बार आपसे नवाब शब्द यूज कर रहा हूं। मैंने कहा बंगाल का नवाब, मैंने कहा अवध का नवाब, मैंने कहा कर्नाटक का नवाब। तो नवाब का मतलब क्या होता है? अभी आप सीधा सीधा ये समझिए, जैसे वर्तमान समय में मुख्यमंत्री की पोस्ट होती है ना, तो वही है नवाब। और जब मैं कहूं आपसे सम्राट, तो सम्राट का मतलब आप समझिए प्रधानमंत्री, और जब मैं आपसे कहूं नवाब तो आप समझिए मुख्यमंत्री। ठीक, चलिए। अब ये आप ना कह दीजिएगा कि सर वर्तमान समय में तो सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं। वर्तमान समय देश संविधान से चल रहा है। वर्तमान समय में, उस समय देश संविधान से नहीं चल रहा था, तलवार के बल पे चलता था। और यही होता था कि जब सम्राट कमजोर हो जाता था, उसके पास शक्ति नहीं रहती थी, तो ये सारे लोग जो है उभार मारने लगते थे। ये कहते थे कि अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि अब तुम्हारे पास तलवार की शक्ति नहीं बची हुई है। ठीक, चलिए। तो नवाब समझ गए, ये स्थिति है। यहां पर चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात आप समझिए, उत्तराधिकार का युद्ध 18वीं सदी में, और क्या था, भारत की क्या स्थिति थी? यहां पर उत्तराधिकार के युद्ध छिड़े हुए थे। उत्तराधिकार का युद्ध क्या हो? मान लिया कोई राजा जो है कहीं पर शासन कर रहा है, राजा है या कोई नवाब है, जो भी है वो कहीं पर शासन कर रहा है, उसकी मौत हो गई। अब उसकी मौत होने के बाद उसके उत्तराधिकारियों में गद्दी को लेकर के संघर्ष छिड़ जाता था और युद्ध होने लगते थे। इसी युद्ध को कहा जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार, उत्तर धन अधिकार, यानी कि उत्तर का मतलब होता है बाद में और अधिकार का मतलब अधिकार, यानी बाद में किसका अधिकार होगा, उसके मरने के बाद किसका अधिकार होगा। आप देखेंगे बहुत जगह ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप हैदराबाद में देखेंगे कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ा हुआ है। आप देखेंगे कर्नाटक में कि अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा हुआ है। हैदराबाद में ही देख लीजिए, आसफ जाह वहां पे शासन कर रहा था, आसफ जाह की मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद आसफ जाह के बेटे और आसफ जाह के पोते में युद्ध छिड़ गया कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। इसी प्रकार से कर्नाटक में आप देखेंगे तो अनवरुद्दीन और उनके जीजा चंदा साहब के बीच, साले और जीजा के बीच ही युद्ध छिड़ गया
कि गद्दी पर कौन बैठेगा। तो ये इस प्रकार के जो युद्ध होते थे, गद्दी पर बैठने के लिए जो युद्ध होते थे, उन्हें बोला जाता था उत्तराधिकार का युद्ध। चलिए, तो आपको यह भी क्लियर हो गया कि 18वीं सदी में उत्तराधिकार के युद्ध थे, छिड़े हुए थे। सैन्य पिछड़ापन था, भारत में सैन्य पिछड़ापन था। जो सेनाएं हुआ करती थी उस समय, वो बड़ी पिछड़ी होती थी। उनकी ट्रेनिंग आधुनिक तरीके से नहीं हुई थी, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं होते थे, उनमें अनुशासन की कमी थी। कुल मिलाकर के सैन्य पिछड़ापन था, सेनाएं काफी पिछड़ी हुई थी, ये चीज। चले, और क्या है, राजनीतिक एकता की कमी थी। राजनीतिक एकता की कमी, इसका क्या मतलब हुआ? आप देखेंगे कि ये जो भी राज्य हैं, बंगाल, पंजाब, अवध, ये डिफरेंट टाइप है, इनमें आपस में एकता नहीं थी। आप देखेंगे कि जब तृतीय मैसूर युद्ध होता है, थर्ड मैसूर वार आप पढ़ेंगे, उसमें आप देखिएगा कि एक तरफ है टीपू और दूसरी तरफ हैं अंग्रेज। अंग्रेजों और टीपू के बीच ये तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, आगे आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आप देखिएगा कि निजाम और मराठे अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। युद्ध है टीपू और अंग्रेजों के बीच। अगर इनके बीच राजनीतिक एकता होती तो चाहिए तो ये कि निजाम और मराठों को टीपू का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो टीपू का साथ नहीं दे रहे हैं, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। समझ में आ गया ना कि राजनीतिक एकता नहीं थी। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, मतलब उस समय आप देखेंगे तो लोगों में राष्ट्रीय भावना थी ही नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सबके अंदर नहीं थी राष्ट्रीय भावना, ऐसा नहीं है। अगर सबके अंदर ना होती तो इतना बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो जाता या इतनी बड़े आंदोलन की शुरुआत ना हो जाती। लेकिन आप देखेंगे कि लोगों में राष्ट्रीय चेतना की कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना कम थी, मैं ये कह सकता हूं। समझे? जो उनको पैसा देगा उसकी ओर वो शामिल हो जाएंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं, कोई राष्ट्रीय भावना उनके अंदर नहीं। आप देखिएगा कि जब आंदोलन चल रहा होता है उस समय आप जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें आप देखिएगा कि ज्यादातर सेना उनकी, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें ज्यादातर लोग जो है भारतीय थे। उनको वहां पैसा मिल रहा है, उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। आप देखिएगा, अभी जब आगे पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा। ब्रिटिश आर्मी आप देख लीजिए, ज्यादातर इनकी जो आर्मी में लोग थे वो इंडियन थे। अब वो इंडियन करेंगे क्या भाई? हमला करना है, चलो मराठों पर हमला करना है, वही लोग जाकर के मराठों पर हमला कर रहे हैं। चलिए मैसूर पर वार करना है, मैसूर पर वार कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जिधर कहा उधर करेंगे भाई, करेंगे, क्योंकि उनकी आर्मी में शामिल है। उनकी आर्मी में क्यों शामिल है? क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना है ये नहीं कि अरे भैया हम कर क्या रहे हैं, मराठों पर हमला कर रहे हैं, हम मैसूर पर हमला कर रहे हैं, ये तो हमारे अपने हैं ना, हमारे अपने राष्ट्र के हैं ना। लेकिन नहीं, राष्ट्रीय चेतना है ये नहीं है, राष्ट्रवाद है ये नहीं है, कोई राष्ट्रीय भावना उनके अंदर है ही नहीं है। उनको जो पैसा देगा उधर वो चले जाएंगे। आप देखिएगा, अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा कि प्लासी का युद्ध, जब आपको पढ़ाऊंगा, प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, और उसमें सिराजुद्दौला की सेना का जो सेनापति मीर जाफर था, मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर के मिल गया। अंग्रेजों ने उसे लालच दिया कि ऐसा करो, तुम हमसे मिल जाओ तो हम तुमको गद्दी पर बैठा देंगे। वो जाकर के अंग्रेजों से मिल गया। राष्ट्रीय भावना कुछ है ये नहीं, जहां किसी ने लालच दिया उसकी ओर ये शामिल हो जाएंगे। ये स्थिति है उस समय 18वीं सदी में। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। 18वीं सदी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है उत्तर पश्चिम के एरिया से, उत्तर पश्चिम इलाके से नादिर शाह और अहमद शाह। यह नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। कब होता है? 1739 में।
नादिर शाह ईरान का शासक था। 1739 में ये इंडिया पर अटैक कर देता है। आप देखेंगे क्या, पढ़ेंगे भी, मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसको। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया, और ये जो आक्रमण था इसने मुगलों का पूरा खोखलापन उजागर कर दिया कि नहीं भाई, मुगलों में कोई दाम नहीं है, मुगल सम्राट एकदम कमजोर है। इनके आक्रमण ने कर दिया। कैसे? आप नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण करता है, और जो मन में आता है उसको करता है, जो उसकी इच्छा होती है, जो लूट मार जितना कर सकता है सब कुछ वो करता है। वो कश्मीर और जो सिंधु नदी का वेस्टर्न वाला इलाका है उस पर कब्जा भी कर लेता है। मुगल सम्राट कुछ नहीं कर पाता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता उसका। इसी प्रकार अहमद शाह अब्दाली के बारे में जब आप देखेंगे इसका, तो ये 1748 से 1767 के बीच भारत पर कई बार अटैक करता है। पंजाब पर कब्जा हो जाता है इसका, सिंध पर कब्जा हो जाता है। ये दोनों आक्रमण कुल मिलाकर के ये दिखा रहे हैं कि मुगल सम्राट एकदम कमजोर हो चुका है, मुगलों के पास कोई क्षमता नहीं बची। भाई जैसे अभी आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई बार बार अटैक करे और आप उसका कुछ ना बिगाड़ पाए, तो लोग यही तो कहेंगे कि भाई आप एकदम कमजोर हो गए हैं। यही था, इन्होंने जो चाहा सो किया, हीरे जवाहरात धन दौलत खूब लूट करके ले गए। नादिर शाह भी ले गया और अहमद शाह अब्दाली भी ले गया। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था और नादिर शाह ईरान का। समझे? तो इन आक्रमणों का ये महत्व है भारत के इतिहास में कि इनसे मुगल शासन व्यवस्था का खोखलापन उजागर हो गया। और अभी यही सारी चीज जो मैं आपको बताया हूं, यही एक आधार तैयार करेंगे अंग्रेजों के लिए कि वो यहां पर कब्जा कर लें भारत पर। कैसे? देखिए, ये तो आपको बता दिया सारी स्थिति मैंने यहां पर कि ये स्थिति थी भारत में। चलिए अब एक एक करके, अच्छा जब ये स्थिति थी आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, सर ठीक है ये स्थिति थी, लेकिन आपने हमको ये बताया था कि यही जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, इन्हीं परिस्थितियों की वजह से चंद मुट्ठी भर लोग आए और हमको गुलाम बना लिए। तो बताइए ये परिस्थितियां कैसे योगदान कर रही हैं गुलाम बनाने में? आपको ये समझना है कि ये परिस्थितियां कैसे काम कर रही हैं हमको गुलाम बनाने में, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं कि इन परिस्थितियों की क्या भूमिका है, ये परिस्थितियां क्या फायदा पहुंचाएंगी उन यूरोपियन कंपनियों को, उन ब्रिटिशर्स को, कि वो हमको अपना 200 साल तक गुलाम बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने कहा कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और भारत छोटे छोटे राज्य में विभाजित हो गया। इससे नुकसान क्या हुआ? मान लिया ये है भारत, अभी यहां पर सम्राट बैठा हुआ है। मान लिया कोई कंपनी आ रही है, यूरोपियन कंपनी, और वो आकर के भारत में नुकसान पहुंचा रही है। अगर पूरे भारत पर मुगल सम्राट का कब्जा होता तो मुगल सम्राट एक आदेश पारित करता कि नहीं, जाओ तुम यहां से निकलो, और इनको भागना पड़ता। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे फ्रांसीसी हो, कोई भी कंपनी, अगर मुगल सम्राट का पूरे भारत पे कंट्रोल होता तो। लेकिन मुगल सम्राट का तो कंट्रोल रह ही नहीं गया। अब तो ये क्षेत्रीय शक्तियां उभर आई जो है, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों का अधिकार हो गया। अब ये मान लिया कोई कंपनी आ रही है, यहां पर आ रही है, अपना यहां पर व्यापार कर रही है, इधर वाला मान लिया नहीं चाहता, लेकिन फिर भी चूंकि ये चाहता है इसलिए कर रही है, ये चाहता इसलिए कर रही है। ये जान रहा है कि ये एट लास्ट हमको नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन फिर भी ये नहीं रोक सकता इसको। क्यों? क्योंकि इस एरिया पर इसका अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मुगल सम्राट का वो रुतबा, वो ओहदा कायम होता तो एक आदेश मुगल सम्राट पारित करता और ये काम ना कर पाती। तो ये नुकसान हुआ, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाने का, यही नुकसान हुआ।
क्यों आती थी, अपना एक को मित्र बना लिया, दूसरे पर अटैक कर दिया उसके साथ मिल करके, और धीरे धीरे कूटनीति के माध्यम से पूरे भारत पर ये कंट्रोल कर लेती है। चलिए, तो समझ गए आपको कैसे फायदा हुआ। दूसरी चीज, उत्तराधिकार का युद्ध, इसने कैसे फायदा पहुंचाया भारत को गुलाम बनाने में, देखते हैं। देखिए, मान लिया दो लोग के बीच आपस में लड़ाई है उत्तराधिकार के लिए, तो ये करती क्या थी, जैसे फ्रांसीसी कंपनी, जब डुप्ले था, वो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था, तो डुप्ले ने एक को मिला लिया, उससे कहा ऐसा करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, युद्ध करो, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। अब इसकी तरफ से लड़ गया और इसको हरा दिया, हरा करके उस एरिया पर इसको बैठा दिया। अच्छा ये बताइए, जब ये वाला बैठेगा उस गद्दी पर, ये कठपुतली शासक होगा। भाई डुप्ले कहेगा ना कि मैंने तुमको जिताया है, डुप्ले हो या अंग्रेज हो, जो भी हो, ये कहेंगी ना कि मैंने तुमको जिताया है, अब मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तो वही होता था, ये उत्तराधिकार का जब युद्ध छिड़ता था तो एक पक्ष से ये शामिल हो जाते थे और उसको जीता करके गद्दी पर बैठा देते, और फिर खूब शोषण करते थे, कहते थे ये वाला एरिया मुझे दे दो, यहाँ की जमींदारी मुझे दे दो। वही सब किया था, चाहे हैदराबाद हो चाहे कर्नाटक हो, उसमें वही सब तो किया गया। ठीक, अपना कठपुतली शासक बैठा करके अपना फायदा उठाते थे। तो उत्तराधिकार के युद्ध से ये नुकसान हुआ हमारा और उनको ये फायदा हुआ। सैन्य पिछड़ापन, अब भाई अगर सैन्य पिछड़ापन रहेगा और वहां वो आधुनिक तरीके से ट्रेंड आर्मी है उनके बीच, तो जब युद्ध होगा तो स्वाभाविक है कि भारत की सेना हार जाएगी। समझ रहे हैं ना, सैन्य पिछड़ापन में तो कोई ऐसा बताने वाली बात नहीं। वहां कहाँ वो आधुनिक तरीके से ट्रेंड है, उनके पास आधुनिक हथियार है, हमारे पास क्या है, पिछड़ापन है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं, हथियार आधुनिक नहीं है, तो हार ही जाएंगे ना। और जब हार जाएंगे, यही तो हुआ। आप देखिए बक्सर के युद्ध में क्या होता है, शाह आलम मुगल सम्राट लड़ रहा है, लेकिन हरा दिया उसको। अभी 1764 का ही दौर है, अभी एकदम शुरुआत है, उसी समय सम्राट को हरा दिया। क्या करेंगे, क्यों सारे भाई अगर सब धाराशायी हुए जा रहे थे, चंद लोग आकर के हम पर लगातार नियंत्रण बना रहे थे, तो इसमें बहुत सारे कारकों का योगदान था। ये सैन्य पिछड़ापन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था इसमें। चलिए, राजनीतिक एकता की कमी, इसने भी फायदा पहुंचाया। भाई अगर राजनीतिक एकता होती तो जब थर्ड वार हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जब हुआ था, और किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, अगर राजनीतिक एकता होती तो ये निजाम और मराठे अंग्रेजों का साथ न देते, ये टीपू का साथ देते, और अगर टीपू का साथ देते तो अंग्रेज हार जाते, टीपू जीत जाता और अंग्रेज हार जाते। इसी प्रकार दो चार जगह अंग्रेज हारते तो डिमोरलाइज हो जाते और छोड़ करके भाग जाते। फिर उनके दिमाग से ये ख्याल हमेशा के लिए निकल जाता कि भारत को गुलाम बनाना है। लेकिन यहां तो राजनीतिक एकता की कमी थी ही नहीं। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि जब यहां पर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर लोग भारतीय थे। अगर इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना होती तो ये कभी ब्रिटिश आर्मी में शामिल होते? ये कहते भैया तुम्हारी तरफ से शामिल होकर के हम अपने लोगों पर गोली चलाएंगे? नहीं, हम तुम्हारी तरफ से शामिल नहीं होंगे। लेकिन राष्ट्रीय चेतना तो थी ही नहीं, जिसकी तरफ जो इनको लालच दिया उसी तरफ शामिल हो जाते थे। या वहीं पर आप देख लीजिए, प्लासी के युद्ध में देख लीजिए, सिराजुद्दौला की हार ना होती अगर राष्ट्रीय चेतना होती तो। अगर राष्ट्रीय चेतना मीर जाफर के अंदर होती तो मीर जाफर कभी भी अंग्रेजों की तरफ ना मिल जाता। लेकिन अंग्रेजों ने उसे थोड़ा सा लालच दिया, चलो तुमको गद्दी पर बैठा देंगे, तुम मिल जाओ, हमारी साजिश में शामिल हो जाओ। मिर्जा फिर शामिल हो गया, सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव इसने भी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण मैंने बता ही दिया।
नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, उसने मुगल शासन व्यवस्था का खोखलापन एकदम उजागर कर दिया कि मुगल एकदम कमजोर हैं, इसके सम्राट के पास कोई पावर नहीं है, कोई क्षमता नहीं है मुगल सम्राट के पास वर्तमान समय में। इन्होंने दिखा दिया, जो मन में आया, जितना लूट मार करना था सब कुछ किया इन लोगों ने। धन दौलत हीरे जवाहरात ले गए, पंजाब पे कब्जा किया, सिंध पर कब्जा किया, कश्मीर पर कब्जा किया, जो चाहा सो किया। तो अंग्रेजों को दिख रहा है ना कि भाई देखिए, अफगानिस्तान से आकर के, ईरान से आकर के यहां पर नियंत्रण कर ले रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, खूब धन दौलत यहां से ले जा रहे हैं। तो अंग्रेजों को दिख नहीं रहा है क्या? अंग्रेज हो, यूरोपीय कंपनी, कोई फ्रांसीसी कंपनी हो, उनको ये सब दिख तो रहा है ना कि यानी मुगल कमजोर हैं। और अगर मुगल कमजोर हैं, जब ये लोग नियंत्रण कर ले रहे हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। उनके दिमाग में आएगा ना, जब ये कर ले रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, और वही किया। तो इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसने खोखलापन उजागर कर दिया एकदम। इसने, मुझे तो लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसने अदा किया। इसने दिखा दिया यूरोपियन कंपनियों को कि नहीं भैया परेशान मत हो, ये एकदम कमजोर हैं, करो अटैक, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। समझे? तो इन सारी ये परिस्थितियां थी, और इन परिस्थितियों ने एक आधार तैयार किया गुलामी के लिए, भारत पर नियंत्रण करने के लिए। और आगे आप देखेंगे, चाहे कर्नाटक के युद्ध में आप देखें, चाहे उसके बाद देखेंगे कि कहीं ना कहीं यही सारी चीजें थी जिनकी वजह से लगातार आप देखेंगे कि उनका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। चलिए, तो इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे अगले लेक्चर में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश की थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी हम समझेंगे। यूरोपीय कंपनियां आई, कब आई, कैसे आई, क्या आई, उसके बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज, ताकि एक भूमिका बन गया। ये आपको पता चल गया ना कि उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, और उन परिस्थितियों ने कैसे एक भूमिका तैयार किया भारत को गुलाम बनाने में। ठीक ना? उन परिस्थितियों ने कैसे अंग्रेजों को फायदा पहुंचाया। चलिए।